भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पादपों में पोषण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 3 निकालें आप विज्ञान की पुस्तक में। इसमें बाईं ओर दिया है चित्र है 1.2 क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र, यानी उसके अंदर के और सभी भागों के बारे में समझाया गया है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। प्रक्रम माने क्रिया, यानी पत्ती में स्टार्च है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक कल हमने अध्ययन किया था। आगे बूझो कुछ कह रहा है। बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, पर किस प्रकार होता है वो अपन समझते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, कई पौधों का तना हरा होता है, एवं हरी शाखाएं डालियां हैं वो भी हरी होती हैं, में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को यानी जल की कमी को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती है, यानी कांटेदार हो जाती हैं और खुरदरी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यानी जिन पौधों में गहरी लाल, बैंगनी, भूरे रंग की पत्तियां होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण उनके हरे तने और हरी डालियों द्वारा भी होता है। क्रियाकलाप 1.1 पेज नंबर 3 पे दाईं ओर देखें। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेंगे। एक को अंधकार अथवा काले बक्से में रखेंगे, 72 घंटों के लिए रख देंगे, 3 दिन के लिए रखिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार की करेंगे जैसे कि आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को, यानी जो आपने देखा, अवलोकन का मतलब उसको नोट कीजिए, यानी लिखना है कि क्या परिवर्तन होता है। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। प्रच्छादन का मतलब चित्र 1.4 इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में, जहाँ पानी एक जगह ही रहता है, में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे, यानी पानी के तल पर ऊपर हरा हरा सा जम जाता है, इसको अवपंकी कहा है, काई जैसा होता है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। परीक्षा में आ जाए शैवाल किसे कहते हैं, तो पानी के ऊपर जो हरी हरी परत है, जो रुका हुआ पानी है उस पर जो हरी परत है उसको शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ऐसा है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी खुद बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य भी खाद्य पदार्थ ये इकट्ठा करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी क्रिया द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी वायु के अंदर सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, यानी छोड़ते हैं। परिवर्तित का मतलब बदल करके। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक यानी खाद तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की
मांग की आपूर्ति हो जाती है, यानी जितना उनको चाहिए वो मिल जाता है। इसके पश्चात यानी इसके बाद पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी लिपटे रहते हैं, चढ़े हुए होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, यानी दूसरे का पोषण करने वाला। अमरबेल परपोषी पादप है, यानी वो जिस पर लिपटा हुआ है उसकी बेल उससे भोजन प्राप्त करता है, इसलिए परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी खाते हैं? कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं। कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को यानी कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है, यानी आश्चर्य की बात है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं, यानी नीचे मुंह होता है उनका। अधोमुखी का मतलब जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है यानी घुसता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। परीक्षा में आए कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं या किस प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे कीटों को खाने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। कीटभक्षी पादपों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। ये 2 इस प्रकार के पादप हैं जिनकी पत्तियां हैं जो कीड़ों को खा जाती है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, यानी उसमें होता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है, यानी क्या आवश्यकता है जब यह घटपर्णी है। इस प्रकार क्या यह संभव है कि किस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अब हम पढ़ेंगे आगे 1.4 मृतजीवी। पहले हमने पढ़ा परपोषी, फिर परजीवी और कीटभक्षी, अब मृतजीवी यानी सड़ी गली, बूसी बासी, मरे हुए जानवर जिनसे जो अपना भोजन बनाते हैं, इन चीज़ों से, वो मृतजीवी कहलाते हैं। आपने बाज़ार में छत्रक, मशरूम, जिसको सांप की छतरी भी कहते हैं, बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न निकालेंगे, पृष्ठ 6, चित्र 1.7 बाईं ओर देखेंगे आप ऊपर। छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। क्रियाकलाप 1.2 दूसरा प्रयोग देखिए। ब्रेड जो आप सुबह नाश्ते में लेते हैं और अपनी भाषा में जिसे अपन डबल रोटी भी बोलते हैं, का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लेंगे। इसे किसी नम यानी गीला जहाँ पर वो सीलन आ रही हो ऐसी एवं उष्ण स्थान पर
और गर्म स्थान पर भी रखेंगे और ठंडे स्थान पर भी। नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे अथवा उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। चित्र 1.8 ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस यानी छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए यानी देखेंगे। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए, कॉपी में लिखेंगे। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ें। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं यानी बहते हैं इनकी सतह से, स्त्राव का मतलब, तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और साधारणतः वह घुल जाते हैं। तत्पश्चात यानी इसके बाद इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, इस प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित यानी बटे हुए जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? नमी या तेज़ गर्मी की जहाँ पर हो ऐसी जगह से हम इन्हें बचाएंगे। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं यानी कारण होते हैं। पेज नंबर 7 पर ऊपर बाएं ओर देखेंगे। पहले ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है यानी दवाई के रूप में। धन्यवाद।